हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू। आप सब कैसे? आई होप सब मज़े में होंगे और आप लोगों की स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो पीछे मैं 4 से 5 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन प्रॉपर वे में अगर बात करूँ तो लेक्चर एक ही आया, बाकी 3-4 वीडियो और ऐसे यूनिट की पड़ी हुई हैं। तो आज अपन लोग बात करेंगे लेक्चर 2 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो क्लास 9th में आप लोगों ने 2 लॉ पढ़े हुए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ जो था आपका वो था बेटा आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला लॉ, तो सबसे पहला लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लगा लीजिए बढ़िया सी हेडिंग, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सारे न्यूमेरिकल्स के साथ बताऊँगा और एग्जाम्पल बढ़िया से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्लास 9 से ही आप लोगों को याद होगा, बट फिर भी कोशिश करेंगे अपन लोग स्टेटमेंट देने की और एग्जांपल बढ़िया से बढ़िया देने की। पहले कुछ एग्जांपल ले लेंगे, उसका स्टेटमेंट। ज़रा देखिए, ये दिए गया किसने था, ये था एंटोइन लेवोसियर, ठीक है ना। एंटोनिन लेवोसियर ने ये दिया था लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जरा समझिए, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो टोटल मास है वो कंजर्व रहेगा। मींस मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है, पी और क्यू दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके कोई आर प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैंने मान लिया मेरे पास 10 किलोग्राम पी है और 10 ही किलोग्राम क्यू है। अगर रिएक्टेंट का टोटल मास बेटा 20 किलोग्राम है, तो यहाँ से अगर अपन लोग बात करें प्रोडक्ट की तो वो भी कितना होगा आपका 20 किलोग्राम, क्योंकि इन दोनों के इक्वली तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ H2 + Cl2 इट गिव्स दैट ट्वाइस ऑफ HCl, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ से आपके समझ में ये आता है। अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा एटम के बेसिस पर, क्योंकि एटम से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन लोग तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एटम हाइड्रोजन के और यहाँ पर 2 एटम ऑफ क्लोरीन है। तो मैं देखूँ यहाँ से तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, प्लस 2 एटम ऑफ क्लोरीन, एटम ऑफ क्लोरीन यहाँ भी है। मीन्स टोटल यहाँ पर 4 एटम हैं, और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 2 और 2 4 एटम है। ठीक है, तो कुल मिला के इसको एटम भी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड होता है आपका। ठीक है, तो इस लॉ को लगाने का सबसे अच्छा खास बात क्या है, रिएक्शन अपने आप बैलेंस होगी तभी ये लॉ वैलिड होगा। ठीक है ना। चलिए, अभी इसका स्टेटमेंट क्या होगा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, चाहे तो मास बोल दो या मैटर बोल दो या एटम बोल दो, ठीक है। मास और मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ठीक है, मीन्स समझ में आया होगा बेटा। मास को ना ही तो, या मैटर या मास या जो भी है आपको, उसको ना ही तो अपन लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता। बस होता क्या है कि जो एटम में मैटर है उसका फेस बदल जाता है, लेकिन नंबर कभी नहीं बदलते। जैसे यहाँ पर H2 गैस और Cl2 थी, तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक मिला हमें, HCl मिला, लेकिन यहाँ पर H2 के 2 हैं एटम, H2 के इधर भी 2 हैं, Cl2 के 2 हैं, Cl2 के इधर भी 2 हैं। ठीक है ना। क्लोरीन के 2 ये रहे एटम, क्लोरीन के 2 एटम ये रहे, हाइड्रोजन के 2 ये रहे, हाइड्रोजन के 2 इसमें भी हैं। कहने का मतलब क्या है, फेज बदल जाता है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में कोई भी चेंज नहीं होता, जितने होते हैं उतने रहते हैं। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी अगर हेडिंग की बात करें अपन लोग, तो जो दूसरा लॉ है वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये लॉ भी अपन लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। तो ठीक है, ये दिया था जोसेफ एल प्रॉस्ट ने। किसने दिया था, तो इनका नाम लगा लो, जोसेफ एल प्रॉस्ट, इन्होंने दिया था इस लॉ को। ठीक है ना। तो इन्होंने जो रिसर्च किया हुआ था वो किया हुआ था इन्होंने कॉपर कार्बोनेट पर। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ अगर आपको, इन्होंने जब कॉपर कार्बोनेट को फाइंड किया तो इन्होंने क्या देखा, कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज, इन्होंने 3 के परसेंटेज चेक किए। तो इन्हें कॉपर का परसेंटेज मिला 51.7%, कार्बन का परसेंटेज मिला इन्हें 39%,
रिमेनिंग जो भी परसेंटेज इनको मिला मीन्स 9.3 वो किसका था आपका ऑक्सीजन का परसेंट, ठीक है। ये इनको अर्थ क्रस्ट से इन्होंने फाइंड किया तब मिला था, लेकिन जब इन्होंने लेबोरेटरी में खड़े होकर इसको आर्टिफिशियली तौर से बनाया था इन्होंने, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियल जब इन्होंने लैब में बनाया, लैब में जब इन्होंने इसको तैयार किया तो कॉपर कितना था आपका 51.7%, कार्बन 39% और ऑक्सीजन 9.3%, यानी यही परसेंटेज इनका रहा हुआ था लेबोरेटरी में। तो इससे इन्होंने कह दिया था कि कोई भी कंपाउंड जब भी बनाया जाएगा तो जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हमेशा किस में होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। तो इससे अगर इनके स्टेटमेंट की बात करें तो इनका स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑलवेज ए कंपाउंड contains element in a fixed ratio by weight, ठीक है बेटा। तो ये इनका स्टेटमेंट हो जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर की, ठीक है, समझना, वाटर को आप किसी भी सोर्स से लेके आओ, चाहे गटर का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बोरिंग से निकाल के लाओ, चाहे नल से निकाल के लाओ, चाहे समर से लाओ, चाहे टल्लू पंप से खींच के लाओ, यानी कि किसी भी सोर्स से आप अगर वाटर लेके आएंगे तो वाटर में हमेशा याद रखना, वाटर कंटेन्स ऑलवेज 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन। क्या ये कहानी है वाटर की? हाँ भाई है, क्योंकि वाटर का जो मास होता है आपका H2O का कितना होता है 18 ग्राम, अगर हम बात करें ग्राम में, तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना 16, ठीक है, तो यहाँ से कितना बनता है आपका 18 ग्राम। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स प्रोपोर्शन की। आई होप दोनों लोग समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। तो जो नेक्स्ट लॉ है वो है बेटा आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तेरा उसको भी समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या कहता है लॉ आपका। देखिए सबसे पहले लगा लो हेडिंग 3 लगा लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इस लॉ के बारे में अपन लोगों ने क्लास 9th में पोस्टुलेट 5वां 6वां पढ़ लिया था डाल्टन का। तो ये लॉ अगर याद करें अपन लोग तो किसने दिया था, ये लॉ दिया था आपका सर डाल्टन ने, ठीक है ना। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी अपन लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी थी, वहाँ पर 2 लास्ट के जो पोस्टुलेट थे वो यही समझाते थे, ठीक है। तो अगर अपन लोग बात करें इस लॉ की तो पहले इसका स्टेटमेंट, उसका ढेर सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल से पहले इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा। व्हेन 2 or more element combines to form more than one compound, कंडीशन क्या है, एक का मास फिक्स रखेंगे, मोर देन वन कंपाउंड, देन दी mass of one element combined with fixed mass of another element is always in a simple बोल दो या स्मॉल बोल दो आप, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो, सिंपल रेशियो बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये तो कहानी हो गई आपकी स्टेटमेंट के, जरा समझिएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, पहले मैं वाटर का लेता हूँ एग्जांपल। जैसे यहाँ से अगर अपन लोग बात करें एग्जांपल नंबर 1, तो मान लीजिए मेरे पास H2 है और O2 है, तो इन दोनों मिलके क्या बनाया वाटर, ठीक है।
तो इन दोनों मिलकर बनाया वाटर। तो यहाँ से अगर मैं बेसिकली बात करूँ, देखिएगा इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, तो बैलेंस करने से पहले वाली अगर स्टेटमेंट वैसे यहाँ पे हाफ और 2 करता मैं, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस लिखा रहने दो। अगर बैलेंस की बात करें तो यहाँ 4, 32, 36 रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम कंबाइन किया, तब आपका जो वाटर है वो आपका 18 ग्राम बना हुआ है। ठीक है भाई, ये मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट ये रियलिटी है। ठीक है ना, जब मैंने इसका रेशियो निकाला। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या हुआ, अपन लोगों ने एक एग्जांपल लिख लिया। अगर मैं आपसे बात करूँ H2 की रिएक्शन करवाऊँ मैं किससे, O2 से, तो एक कंपाउंड बनता है आपका H2O2, दिस इज़ वाटर एंड दिस इज जो H2O2 है वो है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हाइड्रोजन हमारी 2 ग्राम में थी, लेकिन ऑक्सीजन हमारी 32 ग्राम हो गई, तब ये आपका 34 ग्राम बना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो तो हमने फिक्स रखा है। ठीक है, यानी कि वैन 2 और मोर एलिमेंट, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों केसेस में, 2 फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। अब एक से अधिक कंपाउंड भी बन रहे हैं, मोर देन 1 कंपाउंड, यहाँ पर सही कर लेना है इसको, 1 कंपाउंड। देन द मास ऑफ 1 एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स मास। अब मास ऑफ 1 एलिमेंट मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसका मास वेरी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का मास अपन लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स 2 ग्राम 2 ग्राम। ठीक है, ऑफ 1 एलिमेंट, ठीक है, कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसे पता करा, अब यहाँ से अगर अपन लोग इन दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन के मास की बात करें तो कितना है, 16:32। तो बताइए क्या ये रेशियो 16:32 को मैं ऐसे लिखूँ 32 डिवाइडेड बाई 16, तो क्या 2:1 नहीं आएगा या 1:2 नहीं आएगा, बताइए हाँ या ना, बात समझ में आती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर तीसरा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कार्बन ने जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो CO2 बना यहाँ से, यानी कि 12 कार्बन ग्राम रहा हुआ कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 44 ग्राम इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाता, भाई ज़रूर बनाता है। बस यहाँ पे हुआ क्या, अब इधर हाफ कर दिया, तो कार्बन का तो 12 ही रहा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, यहाँ से कितना बना 28 ग्राम। अगर यहाँ से रेशियो की बात करें ऑक्सीजन के, क्योंकि कार्बन का तो मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन का मास चेंज कर दिया, तो अगर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कितना रहा 32:16 मीन्स कितना रहा आपका 2:1, या उल्टा करके लिखोगे तो 1:2। तो सिंपल रेशियो है या नहीं है, ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए एक एग्जाम्पल और बात करते हैं जो NCERT का अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए होगी यहाँ पर, मैं एक खाना छोड़ रहा हूँ क्योंकि मास बैलेंस करूँगा। ऑक्सीजन से जब भी कंबाइन करेगा तो डिफरेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये आपके कंपाउंड जब आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है। देखिए पहला कंपाउंड बनाया उसने N2, दूसरा कंपाउंड बनाया उसने NO, तीसरा N2O3, चौथा NO2 और पांचवा N2O5। अब यहाँ पर रेशियो चेक करेंगे अपन लोग। ठीक है, बस जैसे यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन का मास कितना है 28, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, एक का मास होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर कितना बेटा 14 ही है, यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर कितना रहेगा 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। ऑक्सीजन का मास चेक करिएगा आप, तो ऑक्सीजन का मास जो है आपका वो यहाँ पर कितना है 16, ठीक, यहाँ पर कितना है 16, ठीक, यहाँ पर कितना है 16 3 48, बात समझ में आ रही होगी खूब अच्छे से। यहाँ पर कितना है 16 2 32, यहाँ पर कितना है 16 5 80। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये भी मासेस डिफरेंट है और ये भी मासेस डिफरेंट है, तो मुझे किसी एक का तो फिक्स करना पड़ेगा। चलिए मैं नाइट्रोजन का फिक्स कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का यहाँ पर 28 है तो 28 ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, या 14 कर लूँ, बताइए आप लोग, उतना ही कर लूँगा मैं, 28 ही रहने दें, ठीक है भाई 28 ही रहने दिया। यहाँ पर 28 करूँगा तो जब मैंने इसका दुगुना किया है तो मैं इसका दुगुना नहीं करूँगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा × 2, दैट इज़ कितना हो जाएगा 32। ओके भाई, यहाँ पर 28 ही लिखा रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 14 ने कितना करना है मेरे को 22, तो जब मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 64। चलिए ओके, बाकी आ गए 28 ही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर नाइट्रोजन का मास कैसा होगा फिक्स, लेकिन ऑक्सीजन का मास चेंज हो गया। अब काटते हैं, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, यानी कि रेशियो क्या है 1:2:3:5 4:5। जब उन्होंने ऑक्सीजन के रेशियो चेंज किए तो हमने देखा नाइट्रोजन के फिक्स मास से कंबाइन होने वाले रेशियो, जो फिक्स मास से कंबाइन जो हुए थे ऑक्सीजन डिफरेंट रेशियो में, तो कंपाउंड ही बनने वाले कैसे थे आपके डिफरेंट कंपाउंड से। तो आई होप ये सब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स रखा है
तब ऑक्सीजन का रेशियो लगाया, यहाँ पर हमने कार्बन का मास फिक्स रखा है तब ऑक्सीजन का रेशियो लगाया है, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स रखा है तब भी ऑक्सीजन का रेशियो अलग आया है। और जो भी रेशियो आया वो सिंपल होल नंबर रेशियो आया है, कोई भी आपका फ्रैक्शनल रेशियो नहीं आया, केवल क्या आया आपका सिंपल रेशियो। कोई रेशियो क्या ऐसा आया 1:11 नहीं ना, कोई रेशियो ऐसा आया नहीं ना, कोई रेशियो ऐसा आया 5:7 नहीं ना। तो ये कैसे रेशियो हैं आपके सिंपल नंबर रेशियो आए हैं जो आसानी से नजर आते हैं। 1:2, 3, 4 ऐसे ही रेशियो आपको देखने को मिले हैं। तो आई होप ये लॉ भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। ये लॉ थोड़ा पेचीदा लगता है लेकिन अगर एग्जाम्पल से ये लॉ क्लियर हो जाता है तो ये लॉ का स्टेटमेंट यही रखेंगे और आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं अपन लोग। अभी 2 लॉ हैं और अपने यहाँ, एक है गैलू-सैक लॉ और उसके बाद आएगा आपका अवोगाद्रो लॉ। इन 3 लॉ के बाद एक लॉ और आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लेकिन वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है। अगर कभी नीड होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं उसका एक वीडियो 6 से 7 मिनट का अलग से बना के डाल दूंगा, ठीक है ना। बाकी समझ में खूब अच्छे से आ रहा होगा, प्रॉपर एग्जाम्पल है। मैं तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे वीडियो छोटा रहे, आप लोगों का टाइम बच जाए और नोट्स प्रॉपर वे में आप लोगों के बन जाए, ठीक है ना। चलिए तो अपन लोग अब हेडिंग डाल लो गैलू-सैक लॉ, ठीक है। ये लॉ भी काफ़ी अच्छा है और इस लॉ भी एक पर्सनल कंडीशन है, स्पेसिफिक लॉ है फॉर गैसेस, ठीक है। तो ये 4th है अपना गैलू-सैक लॉ। लिख लो नाम तो आपको पता किसने दिया होगा, स्पेसिफिक फॉर गैस या स्पेशल फॉर गैस बोल सकते हो आप, ठीक है। लॉ का स्टेटमेंट बाद में, पहले एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉ क्या कहता है, जब 2 गैसेस कंबाइन करती हैं और एक कंपाउंड बनाती हैं तब इन गैसेस के जो वॉल्यूम होते हैं वो सिंपल रेशियो में होते हैं। जो मल्टीपल प्रोपोर्शन ने कहा था या फिक्स प्रोपोर्शन ने कहा था उसी की डिट्टो सेम कॉपी इन्होंने उतार दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने गैस के लिए कहते कि जब 2 गैसें आपस में कंबाइन करती हैं तब उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं उनके रेशियो कैसे होते हैं, सिंपल नंबर रेशियो, ठीक है, यानी सिंपल रेशियो में रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस लिख लीजिए यहाँ पर, कंबाइन किया किससे, ऑक्सीजन गैस से, और हमें क्या दिया इसने, मान लीजिए वाटर दिया, ठीक है भाई। अब मैं इस रिएक्शन को इसके मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखता हूँ। हाइड्रोजन गैस को अपन लोग लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और वाटर को लिखते हैं H2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब रिएक्शन को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, 2 यहाँ लगाया मैंने, 2 यहाँ लगाया, ठीक है। इन्होंने भी बैलेंस कंडीशन में भी बात करी थी। अब जरा समझिए खूब अच्छे से, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 100 वॉल्यूम किसके हैं, H2 के, तो यहाँ पर 50 वॉल्यूम किसके कंबाइन करेंगे, ऑक्सीजन के, तब कितने मिलेंगे, 100 वॉल्यूम वाटर। क्यों भाई, इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा नहीं कर रहा, ये आगे आएगा स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन में। किस में आएगा, ये स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, उसको मैं काफ़ी लंबा खींचूंगा। स्टोकोमेट्रिक कभी पढ़ाऊंगा मैं केमिस्ट्री आपको, स्टोकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसमें ये डिटेल में आएगा। मीन्स क्या है आप खुद देखिएगा, यहाँ पर 2 रुपये हैं तब यहाँ पर 1 रुपया है, तब यहाँ पर 2 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 100 रुपये हैं तो 50 रुपये खर्च करूँगा तभी तो 100 होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी को बच्चे से। अगर रेशियो की बात करें तो 2:1, 2:1 में कंबाइन कर रहा है ये, ठीक है ना। तो सिंपल रेशियो आ गया नहीं आ गया बताइए, 2:1 सिंपल है या नहीं है, आई होप समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट, व्हेन 2 gases combine to form a compound, then their volume are in simple ratio। आई होप स्टेटमेंट भी समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। ये जनरल सा स्टेटमेंट एक सादा सी लैंग्वेज में आप लोगों के, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट अब जो 5th है आपका वो है आपका अवोगाड्रो लॉ। और अवोगाड्रो भी आप लोगों ने पढ़ा खूब अच्छे से, अवोगाड्रो कांस्टेंट पढ़ा होगा 6.02 × 10⁻23। तो उन्होंने ये लॉ दिया था, तो इन्होंने बहुत मस्त बात की थी, इन्होंने गैसेस पर ही बात करी थी। इन्होंने क्या कहा था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यानी कि इस दुनिया की सभी गैसेस जिनके वॉल्यूम कैसे हो, इक्वल। कंडीशन बताई थी इन्होंने, अंडर सिमिलर कंडीशन, मीन्स टेम्परेचर प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अंडर सिमिलर
या कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप लोग, कांस्टेंट कंडीशन, उसमें आपका टेम्परेचर प्रेशर हो जाएगा कंडीशन में, ठीक है। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आपके एटम्स भी हो सकते हैं, तो मैंने मॉलिक्यूल्स लिख दिया है, बाकी पार्टिकल आप लोग समझते हो, ठीक है। गैसेस में या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे मेरे पास है 100 ml ऑफ H2, ठीक है। 100 ml मैंने H2 ले लिया, ठीक है। कितना ले लिया? 100 ml H2, और 100 ml H2 में मान लिया मेरे पास P पार्टिकल्स हैं या P मॉलिक्यूल ऑफ H2 हैं, P मॉलिक्यूल ऑफ H2 हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि मैंने 100 ml ऑफ CH4 ले लिया, तब भी मेरे पास कितने होंगे? P मॉलिक्यूल ऑफ CH4 सॉरी। अब अगर मैंने कहा आपसे 25 ml ऑफ H2 लिया मैंने, तो इसका कितना कर दिया मैंने? 1/4 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना होगा? P/4 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 वो H2। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। 25 ml ऑफ CH4 पर अगर मैं बात करूँ तो इसके भी कितने हो जाएंगे? P/4 मॉलिक्यूल ऑफ CH4। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आती है खूब अच्छे से। तो अगर इस लॉ की बात करें, इस लॉ के अकॉर्डिंग आगे यूज करूँगा, तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो इन्होंने देखा था कि किसी भी गैस का 1 मोल जो था वो इक्वल था 22.4 लीटर के, ठीक है। और 22.4 लीटर में किसी भी गैस के अगर मॉलिक्यूल की बात करें या एटम्स की बात करें, कोई मोनोएटॉमिक है तो उसके एटम, और जो डाईएटॉमिक वगैरह है तो उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे? अवागाड्रो नंबर के इक्वल, अवागाड्रो नंबर के इक्वल, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी के बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। थोड़े से समय में मैंने सारे लोग आपको समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि बोर्ड के कंपेरिजन में इस पर पढ़ाना थोड़ा आसान और जल्दी होता है। आसान इसलिए होता है क्योंकि क्लियर दिखाई देता है बोर्ड पर, फोकस काफ़ी बार सेट नहीं हो पाता मेरे फ़ोन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया हो। खूब अच्छे से अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए बेटा, और सब्सक्राइब करिए। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो वीडियो भी आसान सा ही रहेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।